हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ। मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक दिन फिजिक्स की वीडियो आएगी और एक दिन केमिस्ट्री की, तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री की वीडियो लेके। 12th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 1 की सबसे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो उस सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है कि हमारा जो देख रहे हैं कि सॉलिड जो है वो इतना ज़रूरी है कि ये मार्कर है, ये भी सॉलिड है। कोई भी सॉलिड चीज़ जैसे कि कोई भी हो सकती है, जैसे कि एक होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो इस कैमरे के माध्यम से, तो इसमें भी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, वो भी सॉलिड होती है। तो आप देख सकते हो कि हमारे लिए हमारे जो जीवन में ठोस का कितना महत्व है, मतलब ठोस अवस्था का कितना महत्व है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट को शुरू करने से पहले सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, हेडिंग लगाओ पदार्थ। पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। पदार्थ, और पदार्थ क्या है? हर वह वस्तु, मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसका कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ आयतन घेर रही है, तो ये एक पदार्थ है। ठीक है ना, पदार्थ ये होता है पदार्थ। तो उसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि ब्रह्मांड में हर वह वस्तु जिसका कुछ ब्रह्मांड में हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ये नहीं है कि पदार्थ की 3 ही अवस्था होती हैं, हाँ ये जरूर है कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे नहीं, पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। प्लाज्मा हो जाता है, ठोस द्रव्य गैस, ये तो होती है। उसके अलावा प्लाज्मा है, और आप विकिपीडिया पे यूज मतलब सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम डालते हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3। कौन सा? फर्स्ट ठोस, सेकंड द्रव्य, ये तीसरा गैस, और चौथा होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा। तो अब ठोस क्या होता है? ठोस जो है वो अपने एक निश्चित क्रम में जो अणु होते हैं वो जुड़े होते हैं, वो उसी से एक ठोस का निर्माण होता है। जैसे कि ये मार्कर है, इसके छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक मार्कर बना है। ऐसे ठोस में क्या होता है, ठोस के मध्य जो अणुओं के मध्य जो वो होता है ना बल, उसे कहते हैं हम अंतराण्विक बल। जैसे एक ठोस का अणु ये रहा, दूसरे ठोस का अणु ये रहा, तीसरे ठोस का अणु ये रहा, चौथे का ये रहा। तो इनके मध्य, इनके जो मध्य लग रहा है वो है अंतरा आणविक बल। कौन सा है?
अंतरा आणविक बल। अंतराण्विक बल होता है ठोसों के अणुओं के मध्य, जिसके कारण वह ठोस होता है। ठीक है ना। तो और द्रव्य में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव्य के जो अणु होते हैं वो थोड़ी दूर होते हैं, इस वजह से वो द्रव्य कहलाता है। तो इनके जो मध्य अणुओं के जो होते हैं वो इतनी दूर दूर होते हैं, तो उनके मध्य जो होता है अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा द्रव्य में थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे ही कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम होता है। थोड़ा सा ही देखने को मिलता है, वैसा होता है पर बहुत कम होता है। ये तीन चीज तो हमने डिफाइन कर ली है, ठोस द्रव्य गैस। इनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है, इनके अणुओं के मध्य द्रव्य के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, और द्रव्य की अपेक्षा गैस में अंतराण्विक बल और ज्यादा कम होता है। ये हो गया। फिर आता है हमारा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या चीज है, प्लाज्मा ऐसा होएगा, देखो ये ठोस है, जब ठोस क्या होता है बर्फ, तो द्रव्य क्या होता है पानी। अब ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए, जैसे ठोस है जो द्रव्य में बदलता है, तो उस पे क्या होता है, कौन सी वो होती है, वो गलनांक कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं गलनांक। गलनांक, ठोस से द्रव्य में जो प्रक्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं, और द्रव्य से गैस में जो प्रक्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है। तो ठोस से द्रव्य में गलनांक, गलनांक मतलब गलना, जैसे बर्फ का पानी में बन जाना, उसे गलनांक कहते हैं। ये क्या होता है, ये कब होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं, गलता तब है। और इसको गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करते हैं तो पानी बनता है, और इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक। तो इसमें क्या निकलती है, भाप। जब द्रव्य को गैस में बदलेंगे तो क्या निकलेगी, उसमें से भाप निकलेगी, भाप। अब हम भाप निकल गई, इतना गैस बना दी, अब क्या होता है कि अब हम नहीं मान रहे हैं, उससे और ज्यादा हम ऊर्जा देते जा रहे हैं, मतलब तापमान और ज्यादा दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। अब यहां से जो और ज्यादा बनता है, मतलब उच्च तापमान, उच्च तापमान दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं हम, फिर भी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले हमारे ठोस से द्रव्य बना था, द्रव्य से गैस बन गया। अब जो हमें गैस प्राप्त होती है, हम उसे भी और ज्यादा उच्च तापमान पर गर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है, प्लाज्मा। ये तो प्लाज्मा समझ में आ गया। अब जब प्लाज्मा पे पहुंचे गए तो प्लाज्मा क्या होता है, कोई कहेगा कि प्लाज्मा कहाँ होता है। प्लाज्मा पृथ्वी पे भी पाया जाता है। प्लाज्मा पृथ्वी पे कब पाया जाता है, जब बादल होते हैं ना, जब बादल दोनों आपस में जब टकराते हैं, उसे बिजली भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बिजली पड़ गई। तो जब बादल आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, जब ये टकराते हैं आपस में और जब बिजली बनती है, तो वह कुछ सेकंड के लिए प्लाज्मा उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लाज्मा उत्पन्न हो जाता है। प्लाज्मा हमें पृथ्वी पे पाया जाता है, और सबसे ज्यादा प्लाज्मा हमें सूर्य पे पाया जाता है, क्योंकि सूर्य पे क्या होता है, ना तो वहाँ हमें ठोस मिलता है, ना हमें वहाँ द्रव्य मिलता है, ना हमें वहाँ गैस मिलती है, क्योंकि सूर्य पे ना कोई वायुमंडल है, ना वहाँ द्रव्य है, ना कोई ठोस है, खाली वहाँ प्लाज्मा है। तो कोई पूछे कि प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, तो सूर्य पे प्लाज्मा सबसे अधिक पाया जाता है। ये हो गया। अब सबसे फिर अगली हेडिंग आती है हमारी, ठोस अवस्था को ही लेते हैं हम पहले, ठोस अवस्था को ही लेते हैं। हाँ, ठोस द्रव गैस, इनकी डेफिनेशंस देखते हैं क्या होती हैं। चलो, कि तीन अवस्थाएं होती हैं, मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस द्रव्य गैस। ठीक है। तो ठोस में क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब जैसे ये मार्कर है, मैं बार बार इसी मार्कर को लेता हूँ क्योंकि और कोई चीज है नहीं। तो जैसे ये मार्कर है, तो इसमें क्या है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है।
ऐसा नहीं है कि एक साल ये रखा रहेगा और एक साल बाद देखो तो इसका आकार या आयतन में कुछ वृद्धि होगी या फिर उसमें कुछ हानि होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ठोस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित। ठीक है, यह ठोस का है। और द्रव्य में क्या होता है, द्रव्य का आकार जो है वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ऐसा क्यों, अनिश्चित क्यों होता है इसका आकार इसका अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि अब जब पानी को हम एक गिलास में रखेंगे तो वो गिलास का शेप ले लेगा, तो उसका आकार कौन सा हो गया, एक गिलास का। अगर हम उसी पानी को एक बोतल में रख देंगे तो वो एक बोतल का आकार ले लेगा, तो इसमें क्या होगा, वो बोतल का शेप हो गया। इसलिए मतलब उस पानी को जिसमें रख देंगे वो उसी का आकार ले लेगा, इसलिए उसका आकार जो है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। आयतन निश्चित क्यों होता है माना आधा लीटर पानी लिया हमने, आधा लीटर पानी को हमने एक गिलास में रख दिया, ठीक है। अब आधा लीटर पानी को हमने एक गिलास में रख दिया और उस गिलास के पानी को मान लो या फिर हमने भगोने में या फिर कहीं भी रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आधा लीटर पानी जो था उसको हमने भगोने में पलट दिया तो वो उससे ज़्यादा हो गया आधा लीटर से या उससे कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो आधा लीटर है, आधा लीटर ही रहेगा, इसलिए उसका आयतन निश्चित होता है। तो ये समझ में आया, इसका आकार अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि उसको जिस शेप में हम डाल देंगे वो उसी का आकार ले लेगा, और आयतन इसका निश्चित इसलिए होता है क्योंकि वो हमने जितना पानी लिया है वो उतना ही रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अब गैस का क्या होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं, इसकी डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। इसका आकार जो है निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और गैस का मैं बता रहा हूँ क्यों, इसका गैस का जो वो होता है आकार वो अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं। और माना गैस हमने एक अगरबत्ती ली, उसको एक कमरे में लगाया, ठीक है, तो उस अगरबत्ती का जो धुआं है वो पूरे कमरे का शेप ले लेगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने कमरे का गेट खोला और वो धुआं बाहर गया तो उसमें पूरे घर में फैल गया, ठीक है। अब वो पूरे घर में, जैसे किसी का घर बंद है, अब वो घर भी हमने खोल दिया चारों तरफ से, फिर वो आसमान में वायुमंडल में चले जाएगा, जहां तक उसकी सीमा है, जहां तक वो फैल सकता है वो उतना फैलेगा। इस वजह से उसका आकार अनिश्चित होता है। और आयतन निश्चित क्यों होता है, सॉरी आयतन अनिश्चित क्यों होता है, दोनों। आयतन इसका अनिश्चित इसलिए होता है कि जो गैस होती है हमारी, उसके अणु वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जैसे ही हम इसको खोल देते हैं, माना एक डिब्बी में हमने गैस भर रखी है, ठीक है, अब उस गैस को हमने कहीं खोल दिया तो पूरे उसमें फैल जाएगी ना, ना उसमें गैस में कोई आयतन तब तक रहेगा जब तक वो बंद है, और खुलते ही उसका सब कुछ उड़ जाएगा वो वायुमंडल में, इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो ये दोनों हो गए, तीनों हो गए ये। अब चलते हैं हम ठोस पे, क्योंकि हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था, तो हमें ये कुछ पढ़ना नहीं है, ये हमें 11वीं क्लास में पढ़ा दिया गया था, तो इसकी हमें कोई खास जरूरत है नहीं। हमें पूरा फोकस कहाँ रखना है, यहाँ पे। इसका भी एक अलग चैप्टर है, सेकंड चैप्टर विलियन वाला, वो द्रव्य पे ही है पूरा, उसमें अगले बात करेंगे। अब जो चैप्टर है हमारा ठोस, उस पर अब बात करते हैं। चलिए ठोस अवस्था हेडिंग लगाते हैं। अब ठोस के भी मतलब प्रकार होते हैं, ठोस का भी हम वर्गीकरण करेंगे, तो ठोस का वर्गीकरण करते हैं। चलो, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण को सिंपल तुम समझ सकते हो, इसका मतलब होता है बांटना। बांटना, बांटना जो होता है वो वर्गीकरण ही कहलाता है, वर्गीकरण मतलब बांटना, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठोसों का वर्गीकरण
बांटते हैं हम इसको, बांटते तो ज्यामिति के आधार पर है, बट ये होता कितने प्रकार का, मैंने बताया ना बांटना, ठोसों को कितने प्रकार में बांटते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एग्जाम्पल मान लो NaCl नमक, और इसका अक्रिस्टलीय ये होता है रबड़, रबर, ठीक है। रबड़ जो होती है टायर में होती है हमारी गाड़ी के, वैसी जैसी भी रबड़ होती है, हर तरह की रबड़ में अक्रिस्टलीय ठोस आते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को जब भी आप सोचो तो NaCl याद करना, याद आ जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस को सोचो तो रबड़ याद करना, रबड़ से ये याद आ जाएगा। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे, मतलब इन दोनों का वर्गीकरण करेंगे ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर क्यों करते हैं, क्योंकि जो, अब तुमने सुना होगा जब हमारे घर बनते हैं या कुछ भी, तो जो कारीगर होता है जो हमारे घरों को बनाता है, तो वो क्या करता है, सबसे फर्स्ट ईंट और सेकंड ईंट और थर्ड ईंट वो ऐसे ले जाता है कि एक सूत का भी अंतर नहीं होता इधर उधर, लाइन वाज लाइन, मतलब सीरीज में चलती हैं सारी ईंटें, तब जाके हमारा एक घर बनता है। तो वैसे ही है, जो ये होते हैं और ये होते हैं, इन दोनों की बात अलग अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित व्यवस्था होती है और इसमें एक अनिश्चित व्यवस्था होती है। मतलब इनके जो कण हैं, अणुओं के अणु जो हैं, इसके कहीं भी अंट संट डोलते हैं और इसके एक निश्चित क्रम में रहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारा घर का कारीगर जो बनाता है घर को, वो जो ईंटों को है, वो अगर ऐसे बनाएगा कि एक ईंट कहीं, एक ईंट कहीं, एक ईंट कहीं, तो कुछ हद तक तो चलेगी, फिर जाके हमारी दीवार गिर जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जैसे कारीगर करता है कि वो एक ईंट को ऐसे लगाता है कि उसमें एक सूत का भी फर्क नहीं होता इधर उधर, एक ईंट उसके ऊपर ईंट फिर अगली ईंट, ऐसी करके ईंट रखता जाता है और हमारा घर का बन जाता है। वैसे ही इसमें होता है स्ट्रक्चर, इसकी निश्चित व्यवस्था होती है, इसकी अनिश्चित व्यवस्था होती है। अब इसका अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल एक और भी है, तो उसको हम पहले, मैं इनको एक उसमें लिख लेता हूं जिसमें हम इनको वर्गीकरण करेंगे, जिसको समझाने में और आसानी होगी। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। सबसे पहला गुण ले रहे हैं हम ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति में, मैंने बताया था आपको, निश्चित ज्यामिति होती है इनकी एक, और इनकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। पहले लिख लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और इनकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। इसकी निश्चित और इसकी अनिश्चित, ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी होता है, सबके स्कूल में ही होता है। सुबह जब सवेरे सवेरे जब असेंबली होती है, तो उसमें क्या होता है, 9th क्लास के बच्चे इधर, 10th के इधर, 12th के इधर, है ना, ऐसे होता है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक और चीज होती है, सबसे छोटा बच्चा आगे, उससे बड़ा उसके पीछे, फिर उससे बड़ा उसके पीछे, फिर उससे बड़ा उसके पीछे, ऐसे एक निश्चित पैटर्न में बच्चे खड़े होते हैं सुबह सुबह। तो उसको कहते हैं हम एक निश्चित ज्यामिति, ठीक है ना, एक निश्चित ज्यामिति है वो। और अनिश्चित ज्यामिति का क्या मतलब है, अब मानो हमारे स्कूल में लंच हो गया, है ना, लंच हो गया, अब सारे बच्चे, सारी क्लासेस के बच्चे, कोई कहीं डोल रहा है, कोई कहीं, मतलब समझ नहीं आती कि कौन सी कौन क्लास का है। तो वो क्या होता है, एक अनिश्चित ज्यामिति। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम निश्चित ज्यामिति का समझने के लिए, NaCl का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है अंदर से, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस,
Cl माइनस Na+, ठीक है। अब यहाँ तुम देख रहे होगे यहाँ भी एक निश्चित ज्यामिति है। अगर आप फोकस करो एक Na पे फोकस करो, यहाँ ये जो Na है ना इस पे फोकस करो और देखो कि इस Na के चारों तरफ ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, मतलब एक Na की तरफ Cl Cl है और ऐसे ही इनको मिटाओ, ऐसे ही सेम हर Cl के चारों तरफ ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, सॉरी हर Cl की तरफ Na, मतलब ये Cl है इसके तरफ Na 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 Na, मतलब कहने का मतलब ये इनमें एक निश्चित ज्यामिति है। हर Na की तरफ Cl Cl है और हर Cl के चारों ओर Na+ है। तो ये होती है एक निश्चित ज्यामिति। और अनिश्चित ज्यामिति क्या होती है, जैसे मैंने लेंच वाला एग्जांपल लेके बताया था तुम्हें, कोई बच्चा कहीं कहीं कैसे भी कहीं कुछ भी डोल रहा है तो वो होती है हमारी गलनांक, ठीक है ना। अब गलनांक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। मतलब बर्फ जो है अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी एक रेंज होती है, जैसे कि हमारा पानी होता है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, वैसे ही इसकी एक निश्चित वो है कि वो 100 पे ही उबलेगा, है ना। तो वैसे ही सेम। और इनका क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं इसकी, निश्चित होता है ये तो। निश्चित क्यों होता है वो मैंने बता ही दिया है। निश्चित इसलिए होता है कि जब पानी लेते हैं, सॉरी या कोई ठोस लेते हैं हम, उस ठोस को जैसे ही उसको तापमान देते हैं उसको गलाने के लिए, तो वो क्या है एक मतलब फिक्स रेंज फॉलो करता है। जैसे कि मान लो 100 पे उबलना है तो 100 पानी जो है वो 100 पे उबलता है, 100 पे उबलेगा। और लोहा जो गलता है वो उसकी भी एक रेंज होती है कि वो उच्च तापमान पे गलता है, तो उसकी एक वो होती है कि वो इतने पे, जैसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उस पर जाके वो गलना शुरू कर देते हैं, इसे कहते हैं गलनांक। और इनका क्या होता है गलनांक, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि अब तुम रबड़ लेना, ठीक है ना, अब उसमें आग जलाना, तो वो क्या करेगा, वो एक साथ नहीं जल जाएगा, वो धीरे धीरे जलेगी। कहीं आग जल रही होगी, कहीं से कहीं नहीं जल रही होगी। एक टायर में आग पता है कैसे जलती है, एक टायर में आग ऐसे जलती है कि कहीं उसमें आग जल रही होती है, कहीं आग जलना ही शुरू होती है, कहीं आग जल चुकी है। जैसे होता है ना टायर कहीं से जल जाता है तो उस पर कड़क कड़क सा वो जम जाता है, ऐसे ही। और कहीं आग जल रही होती है तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित वो नहीं होता उसका गलनांक, वो पता नहीं एक रेंज को फॉलो करता है, वो एक परास में, एक क्या बोलते हैं परास में, एक परास में गलता है। वो ऐसा नहीं है कि एक निश्चित उसकी कोई वो नहीं है कि ये 100 सेंटीग्रेड पे ही गलेगा कि नहीं, उसकी एक परास होती है, जैसे कि 50 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गलेगा। तो ऐसे इनकी फिक्स नहीं होती कुछ भी, ये इनकी एक परास होती है और इनकी वैल्यू एक फिक्स होती है। जैसे मैंने NaCl था, उसको आप नमक को लेना और उसको कहीं गर्म करना, तो वो एक उसकी फिक्स वैल्यू होगी, जैसे कि 50 सेंटीग्रेड पे वो गलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगला अगला था हमारा विदलन। अगला पॉइंट था हमारा विदलन। विदलन क्या होता है, विदलन का मतलब होता है काटना, काटना। तो तुमने पनीर को काटे, पनीर को काटना कभी, तो वो क्या है, चिकनी सतह प्राप्त होती है उससे, ठीक है ना। क्या होती है, चिकनी सतह प्राप्त होती है उससे। क्रिस्टलीय ठोस को धारदार हथियार से काटने पर एक चिकनी सतह प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चिकनी सतह प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है, रबर को काट के देखना आप, धारदार हथियार से रबर को काट के देखना तो एक खुरदरी सतह प्राप्त होगी। क्या होती है, खुरदरी सतह प्राप्त होती है, खुरदरी सतह प्राप्त होगी। और विदलन इसका करने पर चिकनी सतह प्राप्त होगी क्रिस्टलीय ठोस का, और अक्रिस्टलीय ठोस का करने पर खुरदरी सतह प्राप्त होगी। तो इसमें हमारा 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
हाँ, तो ये पॉइंट थे हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैंने तुम्हें क्लियर कर दिए हैं। अब ये चौथा पॉइंट था हमारा प्रकृति। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में प्रकृति का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो प्रकृति में आता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब ठोस। अब कोई हमें मानो ये मार्कर है, ये दूर से कैसा लग रहा है, दूर से दिख रहा है ना, हाँ भाई ठोस है ना, दिख रहा है, तो ये क्या है, ये वास्तविक ठोस है। और ये क्या होता है, ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी आभासी ठोस कैसे, हमें दिखने में तो ऐसे लगेंगे ये ठोस है, बट वो ठोस होते नहीं है। जैसे तुमने टायर देखा होगा, जब उसमें हवा भर देते हैं तो ऐसा लगता है कितना ठोस है ना, बट जिसकी हवा निकल जाती है और वो रबड़ को हम ऐसा लगता है अरे ये तो आभासी ठोस, मतलब उस दिखने में तो ऐसा लगेगा कि वास्तविक ठोस है, बट वो होता आभासी ठोस है। और जो वास्तविक ठोस है वो दिखने में भी हमें ठोस दिखते हैं और वैसे भी वो ठोस ही होते हैं, तो उनको कहते हैं वास्तविक और इनको कहते हैं आभासी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पूरा क्लियर है। अब आते हैं 5 पॉइंट पे। ठीक है, चलो हमारा संपीड़ता। संपीड़ता क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं हमारे असंपीड्य होते हैं, मतलब उनको हम दबा नहीं सकते। किसको, अक्रिस्टलीय ठोसों को हम दबा नहीं सकते। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम कुछ हद तक संपीड्य होते हैं, मतलब उन्हें कुछ हद तक हम दबा सकते हैं, इसलिए वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को हम दबा नहीं सकते, इसलिए वो असंपीड्य होते हैं। ये संपीड़ता में जो पॉइंट था उसमें ये लिखना है। प्रकृति में वास्तविक आभासी लिखना है, ये वास्तविक होते हैं, ये आभासी होते हैं। ये विकलन में चिकने होते हैं, ये खुरदरी सतह होती है। इनकी गलनांक निश्चित होता है, इनका निश्चित होता है। ये ज्यामिति के आधार पर निश्चित, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। व्यवस्था इनकी कैसी होती है, इनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था कैसे होती है इनकी, मैंने बताया था ना कि जो इनके कर्ण होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में, कई अगर निश्चित ज्यामिति में जोड़ते जाएं तो वो उनकी बहुत दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। तो इनकी क्या होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनकी लघुपरासी होती है। इनकी लघुपरासी व्यवस्था किस लिए होती है, मैंने बताया था कि एक जब होता है, जब हमारा कारीगर घर को बनाता है तो क्या करता है, अगर ये गलती कर दे को ईंट कहीं से कहीं कर रहा है तो ज्यादा लंबी दीवार नहीं बना पाएगा, वो उससे पहले ही गिर जाएगी। इसलिए उनकी लघुपरासी व्यवस्था होती है और इनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक दिन फिजिक्स की और एक दिन केमिस्ट्री की, तो वही तरीके से ये फ्लो चलेगा। आज केमिस्ट्री की आ गई हो तो मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी है। अगर कुछ अच्छी लगे तो बताना, अगर कुछ दिक्कत है या फिर मैं कुछ गलत पढ़ाता हूँ तो भी मुझे कमेंट में बताना, जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज से शुरू हो गया है, तो सही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिजिक्स के साथ। जब तक के लिए बाय।